तो चलिए अभी हम लोग एक और न्यूज़ सेट पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर के पेपर को, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और अभी तक हम लोगों ने 15 अक्टूबर का पेपर को सॉल्व नहीं किया था, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ आज होगा मेरा सेट नंबर 49। बहुत जल्द हम लोग आपका 50 सेट तक आपका पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं या फिर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, अब तक हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर पूरे 49 सेट तक आपका सॉल्व कर लिया है आज के वीडियो को मिलाकर। ठीक है, तो आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा जितना भी अभी तक मैं आपको सॉल्व कराया हूँ। साथ में आपको अलग अलग एग्जाम के भी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए आज का सेशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग अब जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर मैं आपका वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, जिससे आप लोगों का टाइम सेव हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू √2 cos x। कॉट एक्स का मान पूछ रहा है, यानी वैल्यू पूछ रहा है। बताओ, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, sin x माइनस कॉस एक्स है, और यहाँ पर भी क्या है, √2 cos x है। तो मैं इसको यहाँ लेके चला जाता हूँ, यानी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू, अब ये cos x को मैं साथ ही में आपका कॉमन ले रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पर cos x को नीचे ले आ रहा हूँ और ये यहाँ से खत्म हो गया। अब आप जानते हो sin बाई cos x क्या होता है, 10x होता है, यानी 10x का वैल्यू आपके पास निकल के आ गया √2 + 1। आपसे वैल्यू किसका पूछा था, cot x का वैल्यू पूछा था। अब आप ध्यान से देखो, ये 10x का वैल्यू अगर √2 + 1 है, cot x का अगर वैल्यू जानना आपको जानना है तो क्या करते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो 10x का, यानी 1/10x क्या होता है, cot x होता है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, यानी दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1, यानी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, cot x का। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए था, √2 - 1 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ये किस तरीका से आपका होता है, ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं हम लोग। मैं करके दिखाता हूं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, वरना ये सब चीज आपको समझने का चीज था केवल। यानी 10x का वैल्यू आपका निकल के आ चुका है √2 + 1। तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो √2 - 1 से, तो ऊपर में क्या हो गया, a + b a - b का फॉर्म आ चुका है। यानी अब मैं कह सकता हूँ √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और 2 - 1 यानी 1, और ये क्या हो गया, √2 - 1 हो गया। और अभी मैंने बताया 1/cot x क्या होता है, 10x होता है। तो यही चीज तो आपका अल्टी पल्टी हो जाएगा ना, यानी घुमा फिरा के आपका cot x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 - 1 आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझना था, इतना करने का जरूरत नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक छोटा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कंडीशन आपको दे रखा है, ए बी का प्रोडक्ट पूछा है, बताओ। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 27/8 हो जाएगा। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये तो एज इट इज मैं ऐसे ही लिखना पसंद करूंगा, 216 हो जाएगा। आपसे ए बी का प्रोडक्ट पूछा है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूं, यानी दोनों को मैं गुना कर दे रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a³ बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, b³ बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27/8 गुना 216 हो जाएगा। यानी 8 से काटू तो 8 2 16, 7 मतलब 5 और 6 यानी 8 7 56, यानी 27 गुना 27। यानी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, a³ यानी 27 और b³ यानी 27। तो a का वैल्यू क्या निकल गया, 3, तो b का वैल्यू क्या निकल गया, 3। दोनों का प्रोडक्ट पूछा था, यानी 3 गुना 3 9। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से अब आप लोग। यहां पर बोला एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ संतरे 1 रुपए में 2 फल की दर से खरीद लिया। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। क्वेश्चन समझे, यानी कोई व्यक्ति है, वो 2 टाइप का संतरा खरीद रहा। पहला तो वो 1 रुपए में 3 का दर से खरीद रहा, और दूसरा संतरा 1 रुपए में 2 के दर से खरीद रहा। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों संतरा को मिलाकर अगर उसको 20% का लाभ चाहिए, तो बताओ वो संतरे को प्रति दर्जन किस रेट पर बेचेगा। ये आपका क्वेश्चन है, बताओ। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, प्रति दर्जन किस रेट से बेचेगा। ठीक है, प्रति दर्जन, यानी आपको पता है 1 दर्जन में 12 होता है कोई भी आइटम। ठीक है, तो आपको यहां पर 1 रुपए में 3 का अगर बात किया गया और 1 रुपए में 2 का रेट से खरीद रहा है, तो पहले आप क्या करो, इसको दर्जन में कन्वर्ट कर लो, चीजों को समझने का कोशिश करो।
अगर आपको प्रति दर्जन की रेट पूछ रहा है तो आप इसको नॉर्मली आप पहले दर्जन कर लो। तो यहाँ पर मैं अगर 4 से गुना कर दूँ, यहाँ पर मैं अगर मैं 6 से गुना कर दूँ तो ये क्या बन गया, 4 तिया 12, यानी मैं कह सकता हूँ कि 4 रुपये में संतरा एक दर्जन मिल गया, जो पहला टाइप का संतरा था। और यहाँ पर आपका 6 रुपये में एक दर्जन संतरा मिल गया दूसरे टाइप वाला। तो यहाँ पर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रुपया हुआ, 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। और यहाँ पर आपका 2 दर्जन आपका संतरा बन चुका है। तो अब देखो 20% का लाभ चाहिए, यानी कितना रुपया, 2 रुपये का लाभ चाहिए, यानी 12 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो 2 दर्जन को अगर बेचना है 12 रुपये में, तो मतलब प्रति दर्जन क्या होगा, प्रति दर्जन क्या होगा, 6 रुपये का दर्जन होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। और ये मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। जब चीज़ों को समझ रहे हो तो आप ये सब डायरेक्ट प्रति दर्जन डायरेक्ट आप लिख सकते थे, ठीक है। या फिर आप ये दोनों का अगर जोड़ के भी अगर आप उसका दर्जन से करोगे तो भी घुमा फिरा के वही चीज़ पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो और एक्स का वैल्यू बताओ। साथ में एक छोटा सा कंडीशन भी दे रखा है, इसको ध्यान से देखना। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स आपका एक प्राकृतिक संख्या होगा, इसका ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो एक्स माइनस 6 का अगर ये होल स्क्वायर, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 से अगर मैं पावर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, खत्म। यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 और 14 होगा, ठीक है। और 14 क्या है आपका एक प्राकृतिक संख्या, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर आप ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे कि कौन सा आपका 0 होगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो एक वैल्यू एक्स का -2 भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक्स का 2 वैल्यू आएगा, चूंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 एक्स का वैल्यू आएगा। एक आपका -2 आएगा, एक आपका 14 आएगा। मगर क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि एक्स आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपका ये तो होने से रहा नहीं, नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 14। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें मुझे किसी का कमेंट मिला था कि यहाँ पर मैंने a² - b² के फॉर्म में भी मैं क्या कर सकता हूँ। तो जी हाँ, आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे a² के फॉर्म में है और ये आपका b² के फॉर्म में है, क्योंकि 8 का स्क्वायर है। तो क्या होता है, a + b और a - b। तो आप इसको क्या है, इक्वल टू 0। तो दोनों का जब आप चेक करोगे तो दोनों को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पर भी एक्स का 2 ही वैल्यू आएगा, -2 और एक आपका 14। बट वैल्यू आपको पॉजिटिव वाला लेना है, यानी नेचुरल नंबर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उनके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 से कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, बताओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम आपको दे रखा है 11। अगर इसी 2 डिजिट का नंबर को जब हम बदल देते हैं, ठीक है, तो वो ओरिजिनल नंबर से 45 कम हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से बनाओगे। मुझे लगता है कि आप बना के चेक करोगे कि कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट आंसर पता चल गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि 83 और 38, क्योंकि दिमाग में डायरेक्ट आ रहा है कि उसको आपका पहले क्या करो, इंटरचेंज कर लो। यानी 83 का मतलब क्या हो गया, 3 8 हो गया। तो इसको अगर रिवर्स करते हो तो 3 और 8 हो गया, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, 45 आपको दिख गया। क्योंकि 92 और ये 29, तो डिफरेंस चेक करोगे, यूनिट डिजिट चेक करोगे तो खुद ही यहाँ से पता चल गया कि 12 से 9 जाएगा तो क्या होगा, 3, यानी तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मगर इसका अगर मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर मैं एक्स और वाई मानता हूँ तो ये क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। जो कि 2 डिजिट का नंबर अभी तक मैंने एक्स और वाई माना है। तो इन 2 डिजिट का सम आपको दे रखा था 11, यानी x + y आपको दे रखा था 11। अब मैं आपको पहले भी बताया हूं, अभी मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर को अगर कभी भी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसका एक तरीका होता है, ठीक है। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये चीज़ आप समझ लो, क्योंकि आपको पता है। अगर मैं कोई एग्जाम्पल देके समझाऊं, जैसे कि अगर मैं 45 मानता हूं, ये 45 2 डिजिट का नंबर है। आप जानते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंस, मतलब आपका वंस डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं। इसके बाद 100 डिजिट, क्योंकि ये इकाई अंक के प्लेस पर है और ये आपका टेंस डिजिट के प्लेस पर है ना। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
अगर ये टेंस डिजिट के प्लेस पर है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 40 इंटू 10, और ये इकाई अंक पर है तो 1 से हम लोग गुना करते हैं, यानी 5 गुना 1, यानी 4 गुना 10 40 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, यानी ये डिजिट बन गया कि नहीं बन गया, 45। तो इसी तरीका से ये रिप्रेजेंट होता है। आप लोगों ने वो क्वेश्चन बनाया होगा जो आपका पूछता है फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कैसे करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपका लगता है। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं बात कर रहा हूं, अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मेरा कोई नंबर अगर एक्स वाई है जिसका दोनों डिजिट का सम अगर आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई 11, तो इस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो टेंस प्लेस पर 10 से गुना करेंगे, ठीक है, ये आप समझ चुके हो, और वंस प्लेस पर 1 से गुना करेंगे, तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब क्या बोला था कि दोनों को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, यानी 10th इंटू वाई हो जाएगा और प्लस x इंटू 1 यानी x हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या कब था आपका, तो बोलता है जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो 45 से कम हो जाता है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस ही आपको दे रखा था। ये चीज आपको इतना कुछ समझना था, ये करने का जरूरत नहीं है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यानी आप समझ चुके हो, यानी 10x और यहां पर x, यानी क्या आ जाएगा 9x, और ये y है और ये आपका 10th y है, यानी -9y इक्वल टू 45। अगर 9 कॉमन लेके काटोगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया। अब देख लो दो इक्वेशन आपके पास बन के आया कि नहीं आया, यही चीज आपको समझना था। ये आपका x प्लस वाई 11 दे रखा था, ठीक है, और x माइनस वाई आपको 5 दे रखा था। तो बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, यानी 8 हो गया, और आपको y का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो, यानी 11 से 5 जाएगा 6, और 6 का आधा 3, यानी नंबर क्या हो गया 83। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, ये होता है प्रॉपर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, बताओ जल्दी से। M1 D1 लगा दो डायरेक्ट। तो आपका बोला था 280 पुरुष 30 दिन में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या बोला, 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, यानी आप समझ सकते हो अगर 4 दिन साथ में काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 280 पुरुष काम किए थे। बात समझ रहे हो, 4 दिन के बाद उसमें 80 पुरुष काम छोड़कर चले गए हैं, यानी प्लस, फिर अब आपका 80 पुरुष अगर काम छोड़कर चले गए तो मतलब कितने लोग बच गए, आपका 200 लोग बच गए, और यही 200 लोग कितने दिन काम करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। यानी 200 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 दिन का काम हो चुका था, यानी आपका x का वैल्यू निकालना है, यानी x दिन तक आपका काम खत्म होगा। अब आपका ये चीज़ आपको समझना था। अब यही चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो मैंने केवल आपको बेसिक के तरीके से मैंने आपको बताया। आप चाहते तो कि क्वेश्चन में आपको पहले से बोल रखा था कि 4 दिन काम करने के बाद छोड़ चुके हैं, यानी ये 4 दिन वाला काम आप पहले ही इसमें आप घटा सकते थे, यानी 280 गुना 26 इक्वल टू 200 गुना x, यही चीज आपको समझना था। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो, यानी 0 से 0 कैंसल, 13 और ये 10, 5 और ये क्या हो गया 14। अब गुना कर लो तो 14 तिया 42 और 4, और 14 कम 14 और 8, मतलब 182 बटा 5। ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 36 5 180, 180 और 2 182 बटा 5, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, 6 वर्ष में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, तो 2 वर्ष के बाद हमारी कुल क्या होगी। देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। 2 वर्ष के बाद हमारी आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, ठीक है, बताओ। तो अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ऑप्शन से भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है तो आप कोई भी ऑप्शन को पिक करके उस क्वेश्चन में सेटिस्फाई करके देख सकते थे, या फिर अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली कोई आपका मतलब कोई माँ या बेटा है, या फिर फादर और बेटा है, ठीक है, कोई भी है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि माँ और बेटा ही है, ठीक है। ये M फॉर मदर और S फॉर सन। क्या बोला था, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, यानी मदर अगर सन अगर 1 है तो मदर आपके 5 होगी। 6 वर्ष में यानी आफ्टर 6 ईयर मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। ये 4 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ आपका 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस को सेम करते हैं, यानी 2 का गुना कर देते हैं, यानी तो आपका 2 एकम 2 और 3 2 6। अब आप समझ सकते हो ये आपका 6 साल बाद का था, ठीक है।
अब आपसे क्या पूछा था, उन लोगों का प्रेजेंट एज 2 साल बाद पूछा था, ठीक है, 2 साल बाद का उन लोगों का एज पूछा था। तो देख लो 5 से 6 हो रहा है और 1 से 2 हो रहा है, किसी को भी आप पकड़ सकते हो। यानी एक रेशियो कितने का बराबर होगा, 6 साल के बराबर होगा। तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 6 साल के बराबर, तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 1 रेशियो का वैल्यू 6 हो जाएगा। यानी उन लोगों का वर्तमान में एज 30 है और 6 है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 32 और 8 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं आज भी आप लोगों को जितना हो सके मैं बेसिक के फॉर्म में ही दिखाता हूँ, वरना इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अब तक हम लोग 48 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, और ये तो केवल ग्रुप डी का ही बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी का, आरआरबी जेई का, एएलपी टेक्नीशियन का, एसएससी के इतने सारे एग्जाम का मैंने आपको सॉल्व कराया, तो इतना कुछ करने का बनता नहीं है। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझे, जो भी नए लोग या फिर जिनको लगता है कि उनका मैथ बहुत वीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। जब प्रैक्टिस करोगे तो वीक होगा ही नहीं आपका मैथ, प्रैक्टिस की कमी है इसलिए आपको मैथ आपका वीक लगता है। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका सब कुछ अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक संख्या x के 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णकृत करके 19.75 के रूप में लिखा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग समझो, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक नंबर था x, जिसको 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णकृत करके 19.75 के रूप में लिखा गया। यानी कोई ये नंबर x है जिसको आपका राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा गया, यानी पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट को रिप्रेजेंट किया गया है, 75 को, ठीक है। यानी कोई नंबर था जिसको आपका राउंड ऑफ करके, यानी अप्रॉक्स में अगर आपका कोई पॉइंट के बाद 2 डिजिट आकर लिखा गया है 0.75, तो आपसे केवल क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसी के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही हो सकता है। बात समझ गए। यानी आप कह नहीं सकते हो कि ये किस टाइप का नंबर है, यानी शांत दशमलव नंबर है या अशांत दशमलव नंबर है, आप नहीं जानते हो। जिसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग डेसिमल नंबर या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये किस टाइप का नंबर है मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये नंबर किस टाइप से रह सकता है। आप बोलोगे x इक्वल टू 19.74678467 ये नंबर कुछ इस तरीके से हो सकता है, जरूर हो सकता है। ये नंबर ऐसे भी हो सकता है 19.753214 या जो भी लिखो 324, ये किसी तरीके से भी ये नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, नंबर को केवल 2 डेसिमल प्लेस तक ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर भी आप जानते होंगे, अगर यहाँ पर मैं केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर भी मेरा क्या हो जाएगा, ये नंबर देखो 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो मतलब क्या हो जाएगा, +1 कर देते हैं हम लोग, यानी ये भी हो गया 19.75 हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे 5 से ये नंबर क्या है, आगे वाला नंबर 3 जो है कम है कि नहीं है, कम है, तो मतलब एज इट इज नंबर आपका उतर जाएगा, यानी 19.75 ये भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पास कहने का मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कि ये नंबर किस टाइप का नंबर है। तो उसी के हिसाब से अब हम लोग यहां पर भी चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है 0.5, जैसे 0.5 है, 0.5 के बाद मतलब 5 के ऊपर जो भी नंबर होता है क्या करते हैं हम लोग, +1 करते हैं। 5 के नीचे जो भी नंबर होता है क्या करते हैं हम लोग, नंबर को एज इट इज छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ 0.9, अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ इसको अप्रॉक्स में कैसे लिखोगे, तो आप क्या बोलोगे, 1 लिखेंगे, जो कि सही है, ठीक है। अगर मैं यही चीज अगर आपसे पूछता हूं 0.7349, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखो, यानी पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट को रिप्रेजेंट करना है, तो अप्रॉक्स में आप कैसे लिखोगे। तो पॉइंट हो गया, फर्स्ट डिजिट तो 7 का 7 ही उतरेगा, सेकेंड डिजिट को हम लोग लिखने से पहले देखेंगे उसके बाद वाला डिजिट क्या नंबर है। तो ये बाद वाला डिजिट क्या है, 4 है, यानी 5 से कम है, यानी मैं यहाँ पर केवल 0.73 लिख सकता हूं। बात समझ गए। अगर यही क्वेश्चन में अगर सपोज दैट अगर मैं इसी तरीके से अगर बोल दूं पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक आप रिप्रेजेंट करो नंबर को, तो आप क्या लिखते हैं 0.73, तो ठीक है। उसके बाद 4 को लिखने से पहले आप उसके बाद वाले नंबर को चेक करते हैं, ये नंबर क्या है 9, जो कि 5 से ज्यादा है, यानी यहाँ पर क्या होगा 4 ना होकर 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको पता होगा, तो बस यहाँ पर भी आप चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये आपका पहला ऑप्शन में क्या लिखा 19.735, तो ये चीज आप समझ सकते हो 19.735, तो इसको मैं पॉइंट के बाद केवल 2 ही अगर डिजिट को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा 19.734 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अब हाँ एक चीज मैं आपको बताना भी भूल गया, ये तो मैंने बता दिया कि 5 के ऊपर नंबर रहता है तो +1, 5 के नीचे नंबर रहता है तो आपका एज इट इज नंबर उतर जाता है। मगर अगर नंबर 5 ही रहे तो क्या करते हैं, तो आपको मैं बता दूं इसमें भी 2 केस होता है। 5 के बाद अब उसके आगे वाले नंबर को देखते हैं, तो वो नंबर
आपको चेक करना होता है कि वो नॉन जीरो है या फिर जीरो नंबर है। ठीक है, अगर नॉन जीरो रहा तो आप +1 कर सकते हो, और मैक्सिमम केस में आपका क्या होता है, नॉन जीरो ही होता है। जब जीरो होता है तो नंबर को हम लोग फिर क्या करते हैं, जब जीरो रहे तो फिर उसके बाद 2 केस और बन जाता है वहां पास भी, फिर उसके बाद हम लोग उसके पहले वाले नंबर को देखते हैं कि वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। तो इतना कुछ आपको नहीं समझना, नॉर्मली आप जनरली समझ सकते हो, अगर 5 रहे या फिर 5 से ऊपर है तो +1 आपका होता है। ठीक है, इतना आप समझ सकते हो। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 19.735 यानी 5 है, तो ये 5 क्या है, एक आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता वो नंबर किस टाइप का नंबर होगा, मगर मैं मान के चल रहा हूं कि वो नंबर नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो होगा तो मतलब एक ऐड कर सकते हैं, यानी 19.74। अब आपसे क्या बोल रहा है, ये एक्स जो है उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो आप मुझे बताओ, इसके बराबर क्या आपको नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, ये बराबर का इक्वल टू का साइन दे दिया, मतलब ये तो कभी स्टेटमेंट होने से रहा नहीं। बात समझ गए? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, एक्स यहां पर क्या हो जाएगा फिर 19.75, और आपका लेस देन एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक्स आपका जो है उससे किससे लेस देन है, 19 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19.76 हो जाएगा। तो अब मेरी बात को समझना, अभी तो मैंने आपको क्या बताया, एक्स को हम लोग समझ ही नहीं सकते कि एक्स जो है वो किस टाइप का नंबर है। तो क्या पता मुझको क्या पता कि ये नंबर कहीं यही ना हो। बात समझो, कहीं क्या पता मुझे ये नंबर कहीं यही हो सकता है, ये भी नंबर ये भी हो सकता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये नंबर कैसे आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ये आप कह नहीं सकते हो। क्या पता ये नंबर यही 2 नंबर हो भी हो सकता है ना। तो यानी ये भी आपका कट गया। अब इस तरीके से अगर आप ये चेक करोगे तो यहाँ पर आपको साइन दिख रहा होगा, क्योंकि साइन से ही आप बता सकते हो 19.74 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 19.76 हो जाएगा। अगर यहाँ देखते हो तो एक्स का वैल्यू क्या बता रहा है कि इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो अब मैं यही तो चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये नंबर के बारे हम लोगों को तो पता ही नहीं है। हम लोगों को केवल बोला है 2 दशमलव स्थान तक पूर्णकृत करके 19.75 लिखा गया। तो ये नंबर को हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये नंबर इसी के बीच में लाइज करेगा। बात समझ रहे हैं? क्या पता इसके भी बराबर हो सकता है। बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये नंबर को तो एग्जैक्टली आप बोल ही नहीं सकते हो, यानी ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। बस इसका बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो 19.75 हो गया, और ये आपका इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी इससे है, जो कि फिर उसके बाद क्या है, वो आपका x जो है फिर लेस देन है 19.76 से, वो उसके लेस देन भी है और उसके बराबर भी है। तो मतलब ये जरूर आपका स्टेटमेंट हो सकता है, जो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत भी आपको समझ आया होगा। बस इस तरीका से आपको इस चीज को समझ के करना था। ठीक है, यहां पर अगर आप इलिमिनेट करने बैठते तो पहले इसको इलिमिनेट आप जरूर कर देते, क्योंकि अगर आप उसको आंसर नहीं भी बता पाते तो आपको इतना जरूर पता चल जाता कि ये आंसर ये आंसर ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता। बस तो बचा कौन सा, वही होगा डी। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी ले आप लोगों का, सिंप्लीफिकेशन है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी नंबर 15 है, अगर मैं 15 को 3 से भाग देता हूं तो बचता क्या है 5। अगर इसी 15 को अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो फिर से मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 3 15 ही होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो वही चीज है, केवल पॉइंट दे के आपको कंफ्यूज कर रहा है। पॉइंट के बाद डबल डिजिट, पॉइंट के बाद 4 टाइम डिजिट है, यानी पॉइंट को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ऊपर में आपका 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। फिर देख लो 17 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 37, यानी 37 तो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो, एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात करें। बताओ, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल आपको एक्यूट एंगल दे रखा है 62 डिग्री, तो आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछना चाह रहा है। बताओ, ये एंगल तो 90 डिग्री होता है, हम लोग सभी लोगों को पता है। तो ये बचा हुआ 90 में 62 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 28 डिग्री, क्योंकि टोटल तीनों का सम कितना होता है 180 का होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी ट्राई करो। बोला सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 सामान्य ब्याज दर पर उधार ले लिया। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितना रुपए का लाभ हुआ? तो देखो फिर से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई सीता है जो कि अपना फ्रेंड से आपका मतलब बोरो करती है मनी, मतलब आपका लेती है उधार। कितने रुपए? 1,80,000 रुपये। 10% का रेट से लेती है और साधारण ब्याज के दर पर ले रही है। ठीक है, साधारण ब्याज से ले रही है। अब वही पैसा जो वो अपना दोस्त से लेती है, फिर वो क्या करती है अपने दूसरे दोस्त को दे देती है। जब उसको देती है पैसा तो वो आपका 10% का चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 साल के लिए दे देती है। तो केवल आपसे इतना पूछ रहा है कि बताओ 2 साल का अंत में उसको कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो आप जानते हो
अगर पैसा ले रही है साधारण ब्याज में और दे रही है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो कि रेट दोनों का सेम है, तो यहाँ पर अंतर कितना होगा? आप जानते हो 10% का रेट से अगर 2 साल के लिए हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगा। अगर वही 10% का रेट से अगर हम 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 1% का दिख रहा है। तो इसका मतलब सीता को प्रॉफिट केवल 1% का होगा। तो 1,80,000 का 1% कितना होता है? 1800 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये वाला आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें से कोई भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे फिलहाल करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन का, ट्राई करो। क्या बोला? दिया गया बार ग्राफ पिछले 5 वर्ष के संस्थान ABC द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणामों को बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। जैसे देख सकते हो ये नंबर ऑफ रैंकर दिखा रहा है 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में संस्थान ABC ने सबसे अधिक रैंक स्कोर किया है? तो बताओ कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा? तो मुझे इसमें दिख रहा है 2015 में, जो कि 80 रैंकर है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में सबसे ज़्यादा रैंकर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला? एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद जेड भी 6,000 के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष में 9,660 रुपये का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा बताओ कितना होगा? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पर देखो 3 लोग आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बिजनेस में जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा करो। अब यहां पर एक चीज अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा था? एक्स 8,000 इन्वेस्टमेंट किया, वाई 10,000 इन्वेस्टमेंट किया और जेड आपका 6,000 इन्वेस्टमेंट किया। यहां पर अगर आप देखोगे तो तीनों का इन्वेस्टमेंट में क्या है? 1,000 में ही इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाना चाहते हो तो जो 1,000 है तो 3 जीरो मैं तीनों को उड़ा सकता हूं। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वैल्यू अगर बहुत अप एंड डाउन का होता तो मैं फिर वैसे नहीं करता। तो यहां पर मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? एक्स आपका 8 इन्वेस्टमेंट किया, वाई आपका 10 इन्वेस्टमेंट किया और जेड आपका 6 इन्वेस्टमेंट किया है, मगर 6 महीने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट किया है और टोटल 3 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं 3 साल का मतलब 36 महीना हो जाएगा। 36 महीना में जेड यानी 30 महीना इन्वेस्टमेंट किया, वाई आपका 36 का 36 महीना इन्वेस्टमेंट किया और आपका एक्स भी 36 महीना इन्वेस्टमेंट किया है। यानी उन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट का जो रेशियो मतलब जो पैसे बटेंगे वो इसी अनुपात में बटेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है पार्टनरशिप में जो भी आदमी जितने भी समय के लिए पैसे लगाता है तो उसी अनुपात में पैसे बटते भी है। तो बस अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ तो किसको पहले काटूं? 4 से मैं काटना पसंद करता हूं। तो पहले मैं अगर 4 से काटता हूं तो ये 9 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे ये भी 9 बार में कट जाएगा। 4 से दोनों को मिला के काटते हैं तो ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? फिर 3 से काट लो, 3 से काट लो या फिर किससे काटोगे? जल्दी से जिससे भी काट सकते हो। मैं 9 से काटता हूँ। 9 से ये कट गया, 9 से ये कट गया और ये 15 तिया 45 यानी 5 बार में ये भी खत्म हो गया। अब यानी ये आपका 10 हो चुका है, ये आपका 8 हो चुका है। ये नया रेशियो निकल के आ गया। तो इसी अनुपात में पैसे बटेंगे। तो टोटल कितना था? 9,660 यानी 10 और 8 18, 18 5 23, 23 मतलब यही 23 आपका बराबर है 9,660 के बराबर है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आपसे 5 रेशियो का वैल्यू पूछा है। 23 से काट दो, 23 चौके 92। ठीक है, 23 इंटू 4 92 यानी 4 बार में कट जाएगा। 4 और 6 यानी 2 और 420, 420 गुना 5 कितना हो जाएगा? 0 5 2 10 और 5 24 और 21 यानी 2100 रुपये मिलेगा जेड को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से लिख रहा हूँ इसलिए ताकि सभी लोगों को समझ आए। ठीक है, तो इतना जब समझोगे ना, बनाना है केवल आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुना अधिक थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी बेटी की आयु के दोगुनी अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है बताओ? तो बताओ जल्दी से। अब देखो ये आपका फादर हो गया, ये आपका डॉटर हो गया। क्या बोला था? 3 गुना। ठीक है, 3 गुना यानी डॉटर 1 है तो फादर आपका 3 है। ये 10 साल पहले का रिपोर्ट है। ठीक है,
फिर क्या बोला, 10 वर्ष बाद पिता का आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुनी हो जाएगा, यानी फिर से डॉटर 1 तो फादर आपका 2 हो जाएगा। ये 10 साल बाद का हो गया। अब आप जानते हो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, यानी आपका 2 का डिफरेंस है या 1 का डिफरेंस है, तो बराबर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एज का कॉन्सेप्ट में क्योंकि एज का डिफरेंस कभी भी बदलता नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा, यानी ये भी 2 हो गया। अब आप देख लो 3 से 4 हो रहा है और 1 से 2 हो रहा है, तो किसी को भी आप पकड़ सकते हो। तो 3 से 4 मतलब एक रेशियो कितने साल के बराबर होगा, तो ये 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी 20 साल के बराबर होगा। तो एक रेशियो 20 साल के बराबर, तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। मगर ध्यान दीजिएगा ये हम लोगों ने 10 साल पहले वाला रेशियो में पुट किया है, तो मेरा जो एज आएगा वो 10 साल पहले वाला में आएगा। तो आपसे वर्तमान का पूछा था, यानी 20 में 10 साल और जोड़ दो और यहाँ भी 60 में 10 साल और जोड़ दो, यानी 70 साल फादर का एज होगा और डॉटर का एज 30 साल होगा। तो अनुपात क्या हो गया, 7 और 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, वह संख्या क्या होगा बताओ। तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन को पकड़ के बना लो, क्योंकि आपको बोला है कि कोई 5 डिजिट का नंबर को जब इन तीनों नंबर से भाग देते हैं तो प्रत्येक में क्या होता है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, यानी प्रत्येक में आपका 2 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन को पकड़ना शुरू करता हूं और पहले से मैं 2 घटा देता हूं सभी नंबर में, ठीक है। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 9 9 9 5 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका मैं पहले से घटा दे रहा हूं। जब मैं 2 घटा दूंगा तो इसका मतलब ये नंबर इससे भी डिवाइड होना चाहिए, इससे भी होना चाहिए और इससे भी होना चाहिए। बात समझ रहे हो। अब आप चेक करोगे तो ये नंबर क्या 5 से डिवाइड है, यूनिट डिजिट देखो 6 है, तो कभी नहीं डिवाइड होगा, यानी नंबर तो कभी होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो 72 है, अगर 2 घटाओगे तो क्या देगा 70 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 999 है, चूंकि आपको दिख गया ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगा जरूर, मगर अगर आप 6 से देखोगे तो 6 क्या होता है, 2 गुना 3 होता है, तो 3 का आप देखोगे डिविजिबिलिटी रूल से तो ये आपको पता चल जाएगा, यानी ये आपका 7 आ रहा, 7 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये भी नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से 58 में से अगर 2 घटाओगे तो 56 होगा। 56 मतलब यूनिट डिजिट अगर आपको 6 दिख गया तो मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 हेक्टेयर के एक मैदान का एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। यानी 25 हेक्टेयर का एक मैदान है, कोई मैदान है आपका, 25 हेक्टेयर का आपको ये बोल रखा है, तो कोई एक स्टूडेंट है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चक्कर लगाना चाहे तो कितना समय लगेगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब देखो, अगर ये 25 हेक्टेयर का एरिया है तो आपको क्या समझ आ रहा है, आपको पूछा है कि कितना समय लगेगा एक चक्कर लगाने में। तो चक्कर लगाने में पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। जब डिस्टेंस पता चलेगा और आपके पास स्पीड है तो आप टाइम आसानी से निकाल सकते हो। तो अब हम पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस क्या होगा, यही इसका पेरीमीटर होगा, यानी इसका परिधि तो ही मेरा डिस्टेंस होगा ना एक चक्कर का। तो क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट करने के लिए 2-3 चक्कर भी बोल सकता था, 2 3 4 उसके हिसाब से भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप समझ चुके हो कि एरिया अगर मेरा 25 हेक्टेयर है, एरिया मेरा 25 हेक्टेयर है, तो मेरा भुजा कितना हो जाएगा, एक भुजा, क्योंकि इसको स्क्वायर के ही फॉर्म में ना मेरा एरिया मतलब मैदान रहेगा। तो 25 हेक्टेयर अगर मेरा इसका एरिया है तो साइड क्या हो जाएगा, 5 हेक्टेयर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जब मेरा 5 हेक्टेयर का एक भुजा होगा तो टोटल 4 भुजा है, तो 4 से गुना कर देंगे, यानी 5 चौके 20 हेक्टेयर हो गया। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया डिस्टेंस। अब आप जानते हो यहाँ से हेक्टेयर से जाओ तो डायरेक्ट किलोमीटर में चल जाओ या फिर मीटर से किलोमीटर में जाओ, क्योंकि हमको पता है 1 हेक्टेयर 100 मीटर के बराबर होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। आप चाहते तो क्वेश्चन को शुरू में भी आप स्क्वायर मीटर में करके आप एरिया निकाल सकते थे, मतलब एरिया से साइड निकाल सकते थे। तो घुमा फिरा के जो भी करो वही होगा। तो यहाँ पर अब मुझे पता चल गया 20 हेक्टेयर, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी ये निकल के आ गया 2000 मीटर। ये मेरा डिस्टेंस है। अब आप जानते हो 1000 मीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर का बराबर होता है। तो 2000 मीटर कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा। तो अब आप निकाल लो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर और स्पीड मेरा 10 है, क्योंकि किलोमीटर में बात कर रहा था। तो काटेंगे 1/5 घंटा होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 मिनट लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पहिया का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा, बताओ। क्वेश्चन समझ गए ना। कोई आपका पहिया का व्यास यानी डायमीटर दे रखा है, ये आपका उसका पूरा का डायमीटर दे रखा है 56, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अगर कोई कार है, अगर 88 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना बार घूमेगा, यही क्वेश्चन मैं आपसे केवल इतना पूछना चाह रहा। तो आप जानते हो अगर ये 56 अगर मेरा डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मेरा 28 हो जाएगा। तो पहले आप देख लो कि एक बार जब घूमता है तो कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। तो एक बार जब वो घूमेगा तो अपना परिधि के बराबर ही ना वो डिस्टेंस कवर करेगा। ये तो आप बहुत भली बात ही समझ सकते हो। एक बार जब चक्का घूमेगा तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे जितना भी घूमेगा तो उतना ही ना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। अब आप जानते हो ये सब निकालना बहुत आसानी से, क्योंकि हमको पता है अगर मेरा रेडियस जब 7 रहता है तो मेरा सर्कमफ्रेंस क्या होता है 44 होता है। तो यहाँ पर क्या 28 है यानी 4 गुना है, तो सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा 4 गुना होगा, यानी 176 होगा। ये आपको डायरेक्ट दिमाग में छपना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो 176 मतलब क्या हो गया 176 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर। अब आपको इसको क्या करना है मीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑप्शन जो देख सकता हूँ वो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर मीटर में या फिर जो भी जिसमें भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मीटर में ही दिख रहा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1.76 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा जब एक बार वो घूमेगा। तो समझ गए, जब एक बार घूमेगा तो 1.76 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 88 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो कितना बार घूमेगा, तो उतना से उसको डिवाइड कर देंगे, बात खत्म, पता चल जाएगा कितना बार वो घूमेगा। तो ये चीज मैं हटाता हूं, 88 किलोमीटर है तो मीटर में चेंज कर लो, और ये 1.76 तो बस पॉइंट को हटाओगे, डबल जीरो ऊपर और लग जाएगा। 88 से काट दो, 2 बार में कट जाएगा, 88 से आपका 1 बार में यहाँ से कट जाएगा, फिर 2 से काट लो 5 बार में कट जाएगा, यानी टोटल 50,000 बार रेवोल्यूशन होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट बनता है, या तो आपसे पूछेगा कितना बार वो मतलब चक्का घूम रहा है, या तो फिर पूछता है कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसी तरीका से क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, जल्दी से ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और वाकई बहुत गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को निहार लेते तो आंसर आप बहुत जल्दी बता देते, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे, आप खुद ही पहले देखो, पहले तो आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को, फिर ये वाला ब्रैकेट को। अगर आप इसको थोड़ा सा देखते हो तो आपको पता चल रहा है कि नहीं 2 + 1/3 और -1/3, क्योंकि इस तरीका से अगर नंबर है तो 2 + 1/3 -1/3, तो ये खत्म हो गया। तो बचा क्या अंदर में, केवल 2 ही बचा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बस वही चीज। अब अगर मैं समझ चुका हूं कि अगर इसको सॉल्व करने से 2 आ रहा, अब यहां पर भी देखो ये नंबर आ चुका, तो आपको पार्शियली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखो हम लोग यहां तक अगर मैं देख रहा हूं तो इतना दूर तक अगर आप इसको देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि माइनस आपका है, ब्रैकेट भी है, तो और ये आपका याद रखिएगा ये आपका खुलने के बाद ब्रैकेट आपका माइनस में ये बना हुआ है। तो अगर अब मैं इसको देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि 4 + 1/3 -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/3 और आपका माइनस माइनस +2। समझ आया, ये देख के मुझे पता चल गया था 4 से 3 जाएगा 1, और 1 और 2 3। कुछ समझ आया, यानी इतना सॉल्व करने के बाद केवल आपको 3 मिल गया। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा निहार लोगे, मैं हटाता हूं, अगर आप इसको देखते हो तो ये क्या दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है, और ये आपका 3 हो गया। अब आप समझ सकते हो ये 5 को मैं कैसे लिखूंगा, 5 1/3 -3, 5 से 3 जाएगा 2, और 2 + 1/3 क्या होता है, यही तो होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी को आप लोग जो सिंप्लीफिकेशन में ट्रिक व्रिक बोलते हो, तो यही तो काम करता है इसका पीछे का मैकेनिज्म। मैं आपको पीछे का चीज दिखा रहा हूं कि ये होता किस तरीका से है। इसी को ट्रिक बोलते हैं कि 2 को 3 से जोड़ दो, फिर फ्रैक्शन वाले वैल्यू को अलग से करो सॉल्व। यही होता है ट्रिक का जो मैकेनिज्म आप लोग बोलते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रिक का पीछे भागोगे तो हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वृत्त आरेख चमड़े का उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी ABC की आय को दर्शाता है। वर्ष 2015 में कंपनी की कुल आय कितना है, 36,28,000 थी। तो आपको बताना है, मतलब समझ गए, ये जो आपको दे रखा है पाई चार्ट, ये आपका 2015 में किसी कंपनी का पूरा दिखाया हुआ है कि टोटल कितना वो इनकम किया है। बैग, शू, वॉलेट, बेल्ट, जैकेट, अदर लेदर आइटम।
क्वेश्चन में क्या पूछा, 2015 में जूतों की बिक्री बात पूछा है। जूतों का बिक्री अगर आप देखोगे तो कितना दिख रहा है आपको, सू 15%, तो 15% निकाल दो, 36,28,000 का। तो मैं 15% डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 0 तो मुझे कंसिडर करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो चारों अलग अलग है। 15 से गुना कर दो, डायरेक्ट टूट पड़ो, तो 15 8 120, मतलब 0 हटा दो, कितना हो गया 12। 15 2 30 और 30 12 42, 42 मतलब 2 और 4, 15 6 90, 90 और 4 94, 94 का मतलब 4 9, 15 3 45, 45 9 54, यानी 5442 होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, बताओ फटाक से बताओ। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका आपको एरिया दे रखा है 45√3 और आपसे उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, √3/4a²। यहाँ पर मेरा यही चीज़ मुझे दे रखा है 45√3, √3 से √3 कैंसिल, यानी a² क्या हो जाएगा, 45 गुना 4 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 45 मतलब क्या होता है, 9 गुना 5 गुना 4 होता है। तो ये क्या, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको यहाँ से देख के डायरेक्ट से पता चल जाना चाहिए था कि हाँ इतना लगभग क्या था, 6√5 आएगा। बात समझ गए। तो मेरा भुजा निकल के आ गया a = 6√5। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 हाइट। तो हाइट मेरा क्या निकल के आया था, 6√5 इंटू 3√3/2, यही था ना। 2 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 गुना √15। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, इस वाले चीज को आप हटा दो, यहाँ पर माइनस था क्वेश्चन में, ठीक है, माइनस ही होगा तभी जाके आंसर आपका आएगा, वरना प्लस का कोई सेंस नहीं बनता वहां पास। अब क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से निहार लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर मैं इसको ए मानता हूँ और अगर इसको बी मानता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ अब, यानी ऊपर में देखो a+b का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर। आपको समझ अब तक आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, तो +2ab और -2ab तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपका ऊपर में क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स a² और b², और नीचे भी क्या था, एज इट इज था, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं बना, ये खत्म हो गया। आंसर केवल 2 ही आना था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर कौन सा इसमें से है, आपको ये बताना है। देख लो, सॉल्व करके देखो कौन सा इरेशनल नंबर है। देखो ये 4096 किसका स्क्वायर है, ये 64 का स्क्वायर है ना, 64 का स्क्वायर, और ये आपका 6 है तो मतलब 1/6 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 से काटेगा 3 बार में कटेगा ना, यानी 64 के पावर में 3 हो गया। ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, यानी आप लिख सकते हो 3 गुना 1/3। इसका पीछे का प्रोसेस, यानी 4 ही निकल के आया। ये 6 में है तो क्या हो गया, 4 निकल के आ गया। 4 क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या तो किस फॉर्म में दिखता है, p/q फॉर्म में होता है। बस याद रखिएगा q ≠ 0 होना चाहिए। तो बस आपको पता चल गया, पहला वाला तो रैशनल नंबर है। दूसरा नंबर आपको चेक करोगे तो ये किसका था, अभी मैंने बताया ये 64 का स्क्वायर है। तो 64 का स्क्वायर मतलब 64 का गुना और 1/4, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या पावर, यहाँ पर 4 है। जब कुछ नहीं दिया जाता तो हम लोग इसको स्क्वायर कंसिडर करते हैं। यहाँ 4 है तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 काटोगे तो 2, तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 मिलेगा, यानी ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। अब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो, उससे पहले आप 4th वाले ऑप्शन को देख लो। 4th वाले ऑप्शन में ये 3 है, ध्यान से दिखेगा ये 3 है। तो ये किसका क्यूब है, आपको पता चल रहा है देख के, ये 16 का क्यूब है। 16 का क्यूब है, यानी 16 भी क्या है आपका एक रैशनल नंबर हो गया निकल के, और ये क्या हो गया, ये नहीं निकल पाएगा, ये इरेशनल नंबर रह जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्रों उपस्थित हुए थे। अच्छा, कितने लोगों ने अटेंडेंस लगाया था, मतलब कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, यही क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा। तो 96% लोगों पास हो गए और 50 असफल रहे। तो 96% अगर बच्चा पास हुआ है तो इसका मतलब 4% बच्चा
फेल हुआ है, जिसका संख्या आपको दे रखा है 50 के बराबर। तो आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं 25 से गुना कर देता हूँ, तो 25 चौके 100, तो 25 यहाँ से भी गुना करना पड़ेगा। तो 25 पचे 125, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, यहाँ पर क्या बोला है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ। नहीं, अभी और है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सुनीता एक निजी फार्म में एक काम करती है और उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए है। उसके व्यय का 5% उसके घर के रख रखाव के लिए उपयोग होता है, जबकि उसके पुराने घर का रख रखाव की लागत नए घर से 2% अधिक है। तो औसतन वह दोनों घर में रख रखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करती है। समझ गए? मतलब कि कोई सुनीता है, उसका वो फार्म में काम करती है, उसका ईयरली इनकम दे रखा है, ईयरली, ठीक है, 1 साल का इनकम दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है उसका मंथली में कितना इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले आप निकाल लो, अगर 1 साल में इनकम अगर 12 लाख का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो 1 महीना में कितना का इनकम हो रहा होगा, 12 महीना के हिसाब से 1 लाख का इनकम होगा महीना में, सीधी सी बात है। अब नॉर्मली क्या बोल रहा है कि उसके नए घर में 5% का रख रखाव के लिए खर्चा हो रहा है, मतलब जो भी घर के जो जरूरत होते हैं, जो भी सामान के, उसमें 5% का इन्वेस्टमेंट होता है उसका इनकम में से, ठीक है, नए घर में। और क्या बोला, पुराने घर में 2% ज़्यादा होता है, यानी उसके पास 2 टाइप का घर होगा। बात समझो, 2 टाइप का घर होगा, जहां पर वो नया घर में 5% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और पुराना घर में 2% ज़्यादा यानी 7% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वही पूछ रहा है कि औसत कितना का खर्चा हो रहा है आमतौर पर मंथली, यही आपसे पूछ रहा है। तो 7 5 12 यानी 12% निकाल लो 1 लाख का, यानी 12,000 का आपका खर्च हो रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में कुछ था, आप मुझे बताओ, एक बार पढ़ के बनाने वाला था कि नहीं था, कितना बड़ा था, यही कोई देखेगा एग्जाम में, जब प्रेशर में रहेगा तो वो छोड़ ही देगा पहले क्वेश्चन को। चलो इसको ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है। सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। 1 घंटा के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू होती है। यदि दो स्टेशन 200 किलोमीटर की दूरी पर है तो वो किस समय एक दूसरे को पार करेगी, बताओ। देखो, ये 2 स्टेशन के बीच में दूरी कितना हो गया, मान लो ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है। क्वेश्चन में पहले से दे रखा है 220 का डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच में। आपसे बोल रहा है कि जो पहला जो ट्रेन है वो आपका स्टेशन ए से खुल रहा है, यानी यहाँ से खुल रहा है, कितना बजे, 8 बजे खुल रहा है, जिसका स्पीड भी दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड दे रखा है। ये 8 बजे खुल रहा है ट्रेन, और ठीक 1 घंटा बाद यहाँ से ट्रेन खुल रहा है 9 बजे, जिसका स्पीड दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो आपसे पूछ रहा है कि वो किस समय एक दूसरे को पार करेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी वो किस समय एक दूसरे को आपका मतलब ओवरटेक करेगा या फिर दोनों को पार करेगा एक दूसरे को, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ओवरटेक तो नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को कब मिलेगा, किस समय मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। नॉर्मल हम लोग पहले क्या करते हैं, टाइम को एक जगह मिलाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग समय पर खुल रहा है ट्रेन। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को एक समय पर लेके आएंगे। अब जब एक समय पर कैसे लेके आ सकते हैं, आप मुझे बताओ। ये 9 बजे जो ट्रेन चल रहा है उसको तो मैं 8 बजे नहीं चला सकता हूं, बात समझो। जो 9 बजे ट्रेन चल रहा है उसको तो मैं 8 बजे नहीं चला सकता हूं, मगर हाँ, जो 8 बजे ट्रेन चल रहा है मैं उसको 9 बजे तक देख सकता हूं कि 9 बजे के बाद फिर तो दोनों ट्रेन चलने लगेगा। तो बस अब आप जान गए हो कि अगर ये 1 घंटा चलेगा पहले जो ट्रेन जो 8 बजे खुल रहा है, क्योंकि 9 बजे ये भी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों स्टार्ट हो जाएगा, तो एक समय में यानी 9 बजे दोनों ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा। मगर आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जब ये 1 घंटा जब ट्रेन चलेगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि उसका प्रति घंटा क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस उसके बीच में, दोनों स्टेशन का बीच में जो 220 था, वो अब कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ट्रेन के बीच में, ठीक है। मान लो ट्रेन यहां तक आ चुका है अब आपका, अब यहां से ये भी ट्रेन खुलना स्टार्ट हुआ। अब आप जानते हो दोनों आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रहा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब बीट आपका ट्रेन आता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। यानी आप क्या कह सकते हो, ये 40 का स्पीड और 50 का स्पीड, 50 और 40 क्या होगा, 90, और डिस्टेंस क्या है उसके बीच में, 180। तो टाइम आप नहीं निकाल लोगे आसानी से, यही चीज तो आपको समझना होता है। हटाओ अब इसको, 180/90 ये हो गया मेरा आपका टाइम। तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटा लगेगा दोनों को अब मिलने में। तो बस अब आप देख सकते हो 2 घंटा लगेगा, मतलब 2 घंटा लगेगा तो मतलब क्या, 9 बजे से 2 घंटा मिला लो, क्योंकि 9 बजे दोनों ट्रेन स्टार्ट हो चुका था। तो 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? तो इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी में बहुत सारा आपको वैरायटी दे सकता है, बहुत सारा, यकीन मानिए बहुत सारा वैरायटी दे सकता है कि जिस जगह पर मिला बताओ उसका क्या डिस्टेंस रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, मगर कॉन्सेप्ट यही रहता है और कुछ इसमें घूमता अलग से नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का ये भी सेट खत्म होता है। और जैसे कि मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आप लोग मुझे उसका कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्द मेरा 50 सेट भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या आपको और आगे करना है। ठीक है, और जितने भी लोग अगर मुझे बोलते हैं कि मैं इंग्लिश में क्वेश्चन करूं, तो देखो इंग्लिश में क्वेश्चन करना कोई बड़ा बात नहीं है, बट वही होता है करने में समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको अभी देख रहे हो, जो भी मेरे स्क्रीन पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सारा क्वेश्चन ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब मुझे इंग्लिश में करना होता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अगर यहाँ से अगर मैं 1 घंटा में अगर मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको बनाने में ही मेरे को कम से कम 4 से 5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो मेरा कोई टीम मेंबर नहीं है, सारा काम मुझे ही करना होता है। ऊपर से लेके नीचे तक का काम मुझे लेके करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स की बारी आती है ना, तो रिस्पॉन्स तो आप जानते हो कितना आता है, तो रिस्पॉन्स भी 0/0 ही रहता है। तो इतना कुछ करने का बाद बावजूद भी कुछ नहीं मुझे फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए बस और कुछ नहीं है। बाद बाकी तो मैं क्वेश्चन समझाता ही हूँ, जितना भी समझा सकता हूँ समझा ही देता हूँ। बाद बाकी आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करो फिलहाल। बाद बाकी हाँ, बाद बाकी ये सब क्वेश्चन, हालांकि सारा क्वेश्चन ऑफिशियल हिंदी में ही है, आइदर हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में अगर आइदर हिंदी इंग्लिश में है तो इसलिए टेंशन है। बाद बाकी जब मैं कोई मॉक टेस्ट पेपर तैयार करता हूँ तो वहाँ तो हिंदी इंग्लिश रहता ही है, वहाँ फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती, वहाँ दोनों मैं एडिट कर देता हूँ। बट ये सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मैं करके देख चुका हूँ इसे सब, इसलिए तो इसीलिए बाद बाकी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा कर सकते हो आप, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, क्योंकि मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो उम्मीद करता हूँ वो बहुत बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, चलो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, मैं ये सब बोलता नहीं हूँ अब तक। मैं अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वीडियो में मैं कभी भी कुछ भी ये सब चीज़ का जिक्र नहीं करता हूँ। आपकी मर्जी होती है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट अब मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं एनालिटिक्स देखता हूँ तो मैक्सिमम मुझे जो होते हैं ना 45% लोग वीडियो मेरा देखते हैं और अच्छा से चुपके से फिर साइड से निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना करो यार। अब कितना आजमाओगे, कितना दिन तक और आजमाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।